हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब था न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली के लिए और न्यायमूर्ति आलोक आराधे मुंबई के लिए इसे नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति सुजय पॉल। न्यायमूर्ति सुजय पॉल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा एम राघेश्वर राव। एम राघेश्वर राव जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, उसे नियुक्त किया गया मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीड को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला सवाल था, कौन सा शहर पहली बार 77वें भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी कर रहा है 2025 में। इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे। पुणे ने पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी की है। अगला सवाल है, बोड़ा त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर में किस महीने के अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा माघ। माघ महीने का अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है बोड़ा त्योहार। अगला सवाल था, गणनागाई मणिपुर में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये गणनागाई। चलिए आज का पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए घरेलू और सामुदायिक अवसंरचना, ऑप्शन बी आर्थिक सशक्तिकरण, ऑप्शन सी राजनीतिक सशक्तिकरण, ऑप्शन डी विद्युतीकरण या ऑप्शन ई ग्रामीण विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। ये दो चीजें, इसमें टोटल 6 घटक है। 6 घटक में से ग्रामीण विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण इस घटक में शामिल नहीं होते, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 और 5 इसके अंतर्गत नहीं आते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई जनजातीय कल्याण योजना भारतीय जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह योजना प्राथमिक लक्ष्य है पूर्ण कवरेज प्रदान करना, जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्रीय पहलों का कार्यान्वयन करना है। केंद्र के हिस्से में 56,333 करोड़ और जबकि राज्य के हिस्से में 22,823 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। 2011 जनगणना के अनुसार 10.45 करोड़ लोग अनुसूचित जनजाति समूह से संबंधित है, जिसमें से 705 से अधिक आदिवासी समुदाय शामिल है। इस योजना में 6 व्यापक श्रेणी आते हैं, जैसे घरेलू और सामुदायिक बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और आर्थिक सशक्तिकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिशन में इसरो ने पहली बार डॉकिंग प्रक्रिया प्रयास किया है। ऑप्शन ए जीसैट N2, ऑप्शन बी प्रोबा 3 मिशन, ऑप्शन सी एयर ब्रीडिंग प्रोपल्शन सिस्टम या ऑप्शन डी स्पेडेक्स मिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेडेक्स मिशन के तहत पहली बार डॉकिंग प्रक्रिया की प्रयास किया है, जिसमें सफल भी हुआ और भारत अब दुनिया के चौथे देश में शामिल हो गया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। इससे पहले दोस्तों 14 जनवरी को करंट अफेयर्स में हम इसे एक्सप्लेन भी किए अच्छे से, वो करंट अफेयर्स जाकर आप देख सकते हैं। स्पेडेक्स मिशन अब सफल हो गया है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 16 जनवरी को 2 उपग्रह चेसर और टारगेट की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस उपलब्धि के साथ भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, साइंस एंड टेक से हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्पेडेक्स मिशन क्या है, इसे देखते हैं। स्पेडेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह इसरो के द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक है। इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह थे, जैसे पहला का नाम है चेजर और दूसरा का टारगेट, दोनों शामिल था, जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्वायत्त रूप से डॉकिंग युद्धाभ्यास करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अब सफल हो गया है। प्रक्षेपण की तारीख था 30 दिसंबर इसे लॉन्च किया गया था और वही डॉकिंग सफल हुआ 16 जनवरी 2025 को। लॉन्च यान था PSLV C-60 रॉकेट के तहत। इसे कहाँ किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। मिशन है ये डॉकिंग के बाद 2 वर्षों तक परिचालन करेगा। अगली प्रक्रिया होगी इसमें विद्युत शक्ति
स्थानांतरण और अनडॉकिंग और पृथ्वीकरण, ये इसके अगले स्टेप होगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। भारत में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है BN श्री कृष्णा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति AK सिंह माथुर, ऑप्शन सी अशोक गांगुली या ऑप्शन डी राजेश महर्षि। इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस AK सिंह माथुर। जस्टिस AK सिंह माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी घोषणा की है अश्विनी वैष्णव ने। वेतन आयोग क्या होता है इसे देखते हैं। वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक निकाय होती है जो सरकारी कर्मचारी को वेतन ढांचे की समीक्षा करता है तथा उसमें परिवर्तन की सिफारिश करता है। वेतन आयोग का गठन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि ये जो सिफारिश देते हैं वेतन आयोग, वो जरूरी नहीं है कि सरकार इसे माने ही, सरकार उसे रिजेक्ट भी कर सकती है और मान भी सकती है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो किस सिफारिश को मानते हैं और किस रिकमेंडेशन को नहीं मानते हैं। देखते हैं वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। पहला वेतन आयोग जो आजादी से पहले गठन हुआ था 1946 में हुआ था, जिसका रिपोर्ट 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को दी गई थी। वही आजादी के बाद अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। कुल 7 आयोग का गठन हो चुका है। पहला था 1956 में इसका गठन हुआ और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इसे क्रियान्वित किया गया था 1957 से। इसके पहले चेयरमैन थे रघुवीर सिंह। वही दूसरा था 1970 में और 1973 में इसको क्रियान्वित किया गया। इसके चेयरमैन थे RK सिंह। ये हम लिस्ट बना दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वही 7वें का था जो 2014 में इसे फॉर्मेशन किया गया था, गठन हुआ वेतन आयोग का, और 2016 1 जनवरी से इसे क्रियान्वित किया गया। इसके AK माथुर थे इसके चेयरमैन अध्यक्ष थे। और अभी 8वें वेतन आयोग का अभी अनाउंसमेंट हुआ है गठन होने। इसका एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2026 से ये 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश होगी वो लागू होगी जनवरी 2026 से। चलिए देखते हैं अगला न्यूज क्या है। इस भारतीय कंपनी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष पिंडों की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन A पिक्सल, ऑप्शन B दिगंतरा, ऑप्शन C भारतीय एयरटेल या ऑप्शन D एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा दिगंतरा। दिगंतरा ने यह पहली वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पिंडों की निगरानी के लिए। वही अगला न्यूज है इसी से रिलेटेड है कि किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह समूह का लॉन्च किया है। ऑप्शन A पिक्सल, ऑप्शन B दिगंतरा, ऑप्शन C भारतीय एयरटेल या ऑप्शन D एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल ने इसे लॉन्च किया है। तो देखते हैं न्यूज में क्यों था ये दोनों। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल 14 जनवरी को स्पेस एक्स रॉकेट पर फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च करने वाला पहली भारतीय निजी कंपनी बन गया है। वही दूसरी तरफ स्पेस एक्स रॉकेट ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह भी लॉन्च किया है, जिसे एक भारतीय अंतरिक्ष कंपनी दिगंतरा ने बनाया था। ये इस पे 2 करंट अफेयर्स है, ये दोनों को स्पेस एक्स रॉकेट जो है लॉन्च किया है। पिक्सल और दिगंतरा दोनों उपग्रह स्पेस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उपग्रह का USA के कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन पर लॉन्च किया गया। ये देख लेंगे, ये इसका फैक्चुअल है कि कहाँ लॉन्च किया गया और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया स्पेस एक्स का फाल्कन 9। उसका देखते हैं कि पिक्सल कंपनी क्या, ये बेंगलोर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी। ये जब शुरू करेगा तो ये पहली भारतीय निजी कंपनी होगा जब हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सेवा प्रदान करेगा। वर्तमान में केवल इसरो ही इसका सेवा प्रदान करता है और कोई नहीं करता है भारतीय कंपनी। अगर ये सफल हो जाएगा तो ये करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी होगा। वही दिगंतरा का स्कोट उपग्रह, ये बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष पिंडों की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है। ये देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक में हर एग्जाम में सवाल आता है इससे। वही देखते हैं अगला सवाल कि श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वर्तमान में कितने लॉन्च पैड है। ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 7 या ऑप्शन C केवल 2 या ऑप्शन D केवल 3। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। केवल 2 लॉन्च पैड है श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, जिसका इस्तेमाल इसरो करता है। देखते हैं न्यूज में क्यों है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन 3rd लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। नया 3rd लॉन्च पैड भारी और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
जो अगले कुछ दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तार के दृष्टिकोण से संबोधित करता है। लॉन्च पैड क्या होता है? लॉन्च पैड एक जमीन के ऊपर की सुविधा है जहां से रॉकेट से चलने वाली मिसाइल और अंतरिक्ष वाहन को लंबवत रूप से लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो के 2 मौजूदा लॉन्च पैड पर निर्भर है। पहला लॉन्च पैड है जो 30 वर्ष पुराना है, और वही दूसरा लॉन्च पैड है जो लगभग 20 वर्ष पुराना है। पहला 1990 में और दूसरा 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों में अत्याधुनिक असेंबलिंग और क्लीन रूम की सुविधा है। अंतरिक्ष बंदरगाह देखते हैं कौन कौन सा है। अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जिसे आमतौर पर शार के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह है। शार भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर उत्तरी अक्षांश पर स्थित, जो इसे आज दुनिया के सबसे आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक माना जाता है। शार की शुरुआत 1971 में RH-15 साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। पहला लॉन्च पैड जो हुआ था वो देखते हैं कहाँ है। पहला लॉन्च पैड है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। पहला प्रक्षेपण 20 सितंबर 1973 में PSLV IRS-P1 लॉन्च किया गया था। वही दूसरा लॉन्च पैड है वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। इसका ऑपरेट इसरो करता है, ये भी एक्टिव है। और पहला प्रक्षेपण 5 मई 2005 को PSLV कार्टोसैट 1 इस पे लॉन्च किया गया। तो देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च साइट कितना है भारत में। भारत में कुल 3 रॉकेट लॉन्च साइट है। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में। इस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है। 1963 में जब इसे शुरू किया गया था, यह भारत में इसरो की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है। इस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास किया जाता है। वही दूसरा साइट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। चूंकि यह भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यह एक आदर्श स्थल माना जाता है और वर्तमान में अधिकांश भारतीय उपग्रह का लॉन्च यहीं से किया जाता है। वही तीसरा है जिसे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। अभी भारत में सैन्य रॉकेट के प्रक्षेपण, जितना भी DRDO कोई भी मिसाइल बनाते हैं, उसके रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ पे किया जाता है अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ इसे पूर्व में इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से इस द्वीप का नाम रखा गया, जो उड़ीसा के तट पे है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा संचालित है और भारत में अधिकांश सैन्य मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।